हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आपको पता है, एक के बाद एक गुड न्यूज़ आई जा रही है। जैसे कि अभी एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया था, आईपीएस क्लर्क का आ गया, और 10 से 12 दिन आपको आईपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एनआईएसीएल एओ तो है ही, तो हमारे पास अब होंगे 4 एग्जाम। और 4 एग्जाम्स आपको काफी अच्छे से आप चल मान के चलिए, आपको कोई ना कोई सा तो लेके ही जाना है और किसी ना किसी में तो सिलेक्शन लेना ही है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए सारे चारों के चार एग्जाम, जिनका अभी तक प्रीलिम्स से नहीं क्लियर हुआ है और जिनका भी मेंस खराब गया अभी तक, एसबीआई क्लर्क और लाइक आरआरबी पीओ, तो कोई टेंशन नहीं है। गया गया, जाने वाले चले जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम आते हैं और खराब होके चले जाते हैं। उनसे सीख लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपनी गलतियों को सुधारना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दोबारा से वही चीज रहोगे और अपने आप को उसी रिदम में लेके चलोगे, तब कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप अभी से ही सुधार लोगे कि आपने क्या गलती कर ली, एनालाइज कर लोगे, और तो आप कोई ना कोई एग्जाम जरूर क्लियर करके निकल जाओगे। तो हम कहीं ना कहीं मेंस में फेल होते हैं, ऐसा नहीं है, सभी होते हैं। देखो, जितने भी आप इंटरव्यूज देखोगे ना, वो कोई ना कोई, मतलब अगर 2000 बच्चे क्लियर कर रहे हैं ना, तो 2000 में से 1500 टू 1700 ऐसे बच्चे होंगे जो दूसरी बार में, जिनका तीसरी बार में क्लियर हुआ होगा। और बाकी 300 ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम क्लियर करके ले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। उनकी तैयारी एक बहुत ही स्पेसिफिक वे में होती है, सब कुछ गाइडेंस उनके पास होती है, इसीलिए। तो बात करेंगे स्ट्रेटेजी की। ये वीडियोस का पर्पज है सिर्फ स्ट्रेटेजी, जो जैसा कि मैंने कहा था, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं स्ट्रेटेजी की वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। तो स्ट्रेटेजी आपको मैं दूंगा। काफी बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए, अब किस तरीके से तैयारी होनी चाहिए। क्या क्लर्क की अलग तैयारी हो या पीओ की अलग तैयारी हो, अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, या मेंस और प्रीलिम्स को किस तरीके से साथ में लेके चलना होगा, या सिर्फ प्रीलिम्स ही कोई करें, क्योंकि अभी हमारा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ है, तो सिर्फ हम प्रीलिम्स पर ही फोकस करें। तो बहुत से डाउट होंगे आपके मन में, सारे क्लियर कर दूंगा और एक स्पेसिफिक वे में आपको बताऊंगा कि इस तरीके से चलना है आपको। तो सबसे पहले बात होगी सिर्फ प्रीलिम्स की। सिर्फ इस वीडियो में बात करूंगा मैं प्रीलिम्स की। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से देखना, और बिल्कुल अगर आप इस तरीके से एक प्रॉपर और ऑर्गेनाइज वे में चलोगे, इतना टाइम कंट्रीब्यूट करोगे, अपना इतना टाइम दोगे, तो आपका प्रीलिम्स तो देखो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं लेके चलूंगा एसबीआई पीओ को, और इसी के साथ साथ हो जाएगा आपका क्लर्क भी। ऐसा नहीं है कि क्लर्क की आपको अलग से तैयारी करनी होगी, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने होंगे। वो भी हमें अगर टाइम मिलेगा, तो जब एग्जाम की डेट अनाउंस होगी और टाइम मिलेगा, तब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, और मॉक टेस्ट हमारे लिए एनफ होगा। बट आपको प्रैक्टिस जो करनी होगी, सिर्फ करनी होगी एसबीआई पीओ के लेवल की। इस टाइम कुछ मत करो। और अगर आप एनआईएसीएल का मॉक दे रहे हो, तो उस मॉक को अभी देते रहो 16 ऑफ अक्टूबर तक को, और उसके बाद आप एसबीआई पीओ के मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना। ये चीज एक, तो मैं ये चीज, क्योंकि एनआईसीएल भी काफी बच्चों का है, तो ये चीज सबसे पहले मैंने बता दी। अब बात करेंगे कि एसबीआई पीओ के लिए प्रीलिम्स को सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से तैयार करें। देखो, आपने काफी एग्जाम दे लिए हैं, काफी टाइम आपको हो चुका है, 5-6 महीने, 6-7 महीने हो चुके हैं। मुझे चैनल ओपन किए भी लगभग 7 मंथ्स हो गए हैं, 7 नहीं 6 मंथ्स हो गए हैं। तो ऑब्वियसली आप भी काफी टाइम से, जो बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल से, वो तो जुड़े हुए हैं ही। तो आपकी तैयारी काफी हो चुकी है प्रीलिम्स की, और आपने एग्जाम दिए भी हैं प्रीलिम्स के, तो आपको पता होगा कि मेरी कितनी तैयारी है, मैं कितना परफॉर्म कर पाया हूँ, कितने मेरे मार्क्स आए हैं, और मैं कितने मार्क्स से रहा हूँ। 1 या 2 मार्क्स से रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छे हो प्रीलिम्स के अंदर। और अपने बस थोड़ी सी और ज्यादा अपने एफर्ट थोड़े बढ़ाने हैं, और आप इजीली क्लियर करके निकल जाओगे। तो हम देखो, सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की, क्वांट की। अब क्वांट में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। बिल्कुल सीरीज वाइज लिखूंगा और वही चीज आपको फॉलो करनी है। क्वांट में सबसे पहले आएगी डीआई, फिर आएगा सिंप्लीफिकेशन, फिर आएगी क्वाड्रेटिक, फिर आएगी नंबर सीरीज। दीज आर 4 टॉपिक्स जो कि आपका कवर करेंगे 80% पेपर। फिर लास्ट में आता अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक के आएंगे लगभग 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस तो पक्का मिलेंगे। तो देखो, पिछले लास्ट ईयर के पेपर से कंपैरिजन करते हुए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का दिया हुआ है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, और क्लियर भी किया हुआ है। तो अर्थमेटिक करने का तो टाइम बिल्कुल आपको मिलेगा नहीं।
पहली बात तो ये जिस लेवल का लास्ट ईयर पेपर आया था, सिर्फ आप ये 4 टॉपिक कर सकते हो, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज। डीआई ऐसी आती हैं कि नंबर्स बहुत आसान होते हैं बट उनके क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, अगर कहीं से भी फोकस इधर उधर भटका तो वो क्वेश्चंस में आप 2 से 3 मिनट गवा दोगे। इसलिए डीआई के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ के डीआई को परफॉर्म करना, डीआई को करना बहुत मायने रखता है। तो डीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। सिंप्लीफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन पकड़ा तो उसका आंसर ही निकालना है सीधा, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन में अटक रहे हो। ये चीज क्वांट के अंदर अवॉइड करनी होगी, इसी चीज को सुधारना होगा। क्वाड्रेटिक आपको आनी चाहिए एक अच्छे मेथड के अकॉर्डिंग, जो कि 4 स्टेप मेथड है, आप सबको पता भी होगा, आशीष अरोड़ा सर का। वो मैंने एक बार वीडियो भी अपने चैनल पर शेयर करी थी और उनके चैनल पे आप जाओगे तो वो 4 स्टेप मेथड आपको मिल भी जाएगा। वो मेथड बहुत, अगर आपने उस मेथड से 100 क्वेश्चन भी कर लिए क्वाड्रेटिक के, तो वो आपको क्वाड्रेटिक देख के आप ऐसे आंसर लगा दोगे कि ये, बस आपको रूट्स निकालने होंगे और कंपैरिजन करना होगा। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, बिकॉज नंबर सीरीज आपको, एक होती है रॉन्ग नंबर सीरीज, तो रॉन्ग नंबर सीरीज में पैटर्न आपको तब याद होंगे जब आप एक नंबर सीरीज को, एक पैटर्न की नंबर सीरीज को कम से कम 50 बार सॉल्व कर चुके होगे। मान लो अगर स्क्वायर का पैटर्न लग रहा है और आपने स्क्वायर के पैटर्न की 50 नंबर सीरीज कर ली, तो आप देख के बता दोगे कि भाई यहाँ तो स्क्वायर का ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, और फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं होगी कि अगला रॉन्ग नंबर, मतलब आपको करेक्ट वाला निकालने की जरूरत नहीं होगी। आपको पता है कि बस यहाँ से डिफरेंस गलत आना स्टार्ट होगा और यही वाला रॉन्ग नंबर है, पकड़ के सीधा आंसर लगा दोगे। तो इस तरीके से आपको, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वांट के अंदर। अर्थमेटिक आपको डेली लेके चलना होगा, इग्नोर मत करना, क्योंकि मेंस में आपको काम आएगा ही आएगा। तो ऑब्वियसली थोड़े क्वेश्चन लेके चलना, बट इग्नोर मत करना, लेकिन डेली करना, जैसे कि मैं करता हूँ। तो मेरा यही रहता है कि मैं मिसलिनियस अर्थमेटिक लगाता ही लगाता हूँ, और मेंस लेवल तो जब मैं लगाता था तो उसमें तो अर्थमेटिक ही करता था। तो अब आते हैं कितने क्वेश्चन किस तरीके से प्रैक्टिस करें। डीआई आपकी होनी चाहिए 4 डीआई। 4 डीआई आपकी डेली रहनी चाहिए पीओ लेवल की, जैसे आरआरबी पीओ हुआ है, फॉलो करना प्रीवियस मॉक टेस्ट जितने भी हैं, प्रीवियस मॉक। एसबीआई पीओ हो गया 2020 का, आरआरबी पीओ अभी हुआ है, आरआरबी पीओ हो गया, और आईयूपीएस पीओ हो गया। इन सबके मॉक टेस्ट आप फॉलो करोगे, जो प्रीवियस मॉक टेस्ट आईपीएस पीओ 2020, 2019 जो भी है। सिंप्लीफिकेशन के आपके रोज के रहने चाहिए 10 क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक आपकी रोज की रहनी चाहिए 10, और नंबर सीरीज रहनी चाहिए आपकी रोज 20, जिसमें 10 होनी चाहिए रॉन्ग एंड 10 आपको पता है मिसिंग। और इन सब चीजों के लिए, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन आपके डेली रहने चाहिए 5 to 6, 5 to 6 क्वेश्चन रहने चाहिए। आप 5 to 6 क्वेश्चन किस तरीके से लगा सकते हो, या तो मिसलिनियस, मतलब रैंडम टॉपिक उठाया और कुछ भी लगा लिया, या फिर मॉक टेस्ट उठाओगे तो वहां पे एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक से आया हुआ होता है, तो 5 to 6 क्वेश्चन वहां से उठाए और लगा लिए। हर दिन आपको ऐसे करना है, अगर आपके सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस है तो। और प्रैक्टिस नहीं है तो भाई, अब देखो, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो देख के अपना अर्थमेटिक सुधारने लग जाओ, और अर्थमेटिक आप सीख रहे हो, तो उस चीज में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो वो चीज अवॉइड करें। और अगर आपको सीखना भी है तो एक रिक्वायर्ड टॉपिक उठाएं और जल्दी जल्दी से कवर करके फटाफट उनके क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज आपको करनी होगी। तो मैं उन बच्चों के लिए लेके चल रहा हूँ जिनको मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अर्थमेटिक अपने कवर कर लिया है, एटलीस्ट 60 to 70% आपने अर्थमेटिक कवर किया हुआ है। जो थोड़े हल्के से टॉपिक होते हैं, परसेंटेज हो गया यार, जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं हर कहीं लगते हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, ये सब हो गया। और लाइक एडवांस टॉपिक कह रहा हूँ, वैसे टॉपिक तो रहने ही दो, जो थोड़े लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और ये सब टॉपिक होते हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, ये सब आपको थोड़े से इस पे फोकस करके प्रैक्टिस करनी होगी। वरना आपने जो थोड़े आसान वाले टॉपिक होते हैं, एवरेज हो गया, ये हो गया, जो हर कहीं लगते ही लगते हैं, तो ये तो आपको आने चाहिए, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो इसलिए, क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब भी मिल जाएंगे। तो आपका ये होना चाहिए क्वांट के लिए। और इसके लिए आपको लगेगा, अगर आप सोर्स के चक्कर में परेशान नहीं हो, आप फटाफट मॉक टेस्ट ओपन करा आपने और लगाना क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, अगर आप ये चीज करते हैं तो इसको करने में लगेगा आपको एटलीस्ट 1 आवर। अगर आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस है प्रीलिम्स की और क्वांट की तैयारी आपकी अच्छी है, थोड़ी सी आपने 6 मंथ्स रेगुलर प्रैक्टिस करी है इसी तरीके से, इस पैटर्न से आप डेली 3 से 4 डीआई बनाते थे, तो आपको 1 आवर लगेगा।
इस चीज को करने में, क्योंकि देखो ये सारी चीजें करने में मुझे लगते हैं एटलीस्ट 40 मिनट्स लगते हैं। और मेरी मेरी तो प्रैक्टिस है वो क्वांट के अंदर काफी अच्छी है, तो मुझे 40 मिनट्स लगते हैं। तो मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, तो 1 आवर लगेगा अगर आप फोकस के साथ करते हो तो। और एक चीज और ऐड करना है यहाँ पे, सॉरी एक चीज मैं बताना भूल गया, एक केसलेट इसके साथ, एक केसलेट आपको 4 DI और एक केसलेट यानी आपकी 5 DI हो जाती हैं। तो इस 4 DI में ये केसलेट इंक्लूड मत करना, ये अलग से करनी है आपको। केसलेट भी एक डेली करनी है। केसलेट की PDF चैनल पर पड़ी है, मेरे चैनल पर पड़ी है, @बैंकिंग डायरेक्शन आप ज्वाइन कर सकते हो, @बैंकिंग डायरेक्शन। ज्वाइन कर सकते हो चैनल, और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप चैनल के लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को, टेलीग्राम चैनल को। वहां पर आपको केसलेट की PDF मिल जाएगी, पूरी केसलेट की PDF मैंने अपलोड की हुई है वहां पर। वहां से आप केसलेट प्रैक्टिस कर सकते हो डेली एक। तो ये क्वांट हो गया, क्वांट का यहाँ पर आपको अब कोई टेंशन नहीं होगी, अगर इस तरीके से चलोगे तो बहुत अच्छे से क्वांट तैयार होगा और काफी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो एज यू नो दोस्तों, रीजनिंग काफी सबका स्ट्रांग होता है। कुछ बच्चों का स्ट्रांग इस वजह से नहीं होता है क्योंकि वो पजल को थोड़ा टफ, उनको पजल थोड़ा टफ लगता है, और टफ इसलिए लगता है क्योंकि वो थोड़ा इनोवेटिव तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं। इनोवेटिव तरीका मतलब वो रिक्वायर्ड चीजों पर नहीं जा रहे हैं। जैसे एक पजल को सॉल्व करने के लिए रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग स्पीड अच्छी है तो ऑब्वियसली आप पजल फटाफट पढ़ोगे और फटाफट कंडीशन नोट करोगे और फटाफट बना दोगे। एक चीज होती है कि कंडीशन नोट करते करते आपके दिमाग में चल पजल की बिल्कुल इमेजिनेशन आ जानी चाहिए, इमेज आ जानी चाहिए कि हाँ भाई अब ये तो ये कंडीशन यहाँ से और यहाँ से ये कट हो जाएगी और ये वाली कंडीशन सही बैठ सकती है कहीं ना कहीं। मिनिमम पॉसिबिलिटी आपको निकालना आना चाहिए कि मिनिमम पॉसिबिलिटी इस वाली पॉसिबिलिटी से लगेगी और मैं इससे लेके चलूंगा तो कहीं ना कहीं ये इसके साथ 2 और नई पॉसिबिलिटी निकल के आएंगी, और मिनिमम ये वाली है, इससे 2 नई पॉसिबिलिटी नहीं निकल के आ रही है। तो अब रीजनिंग का देखो कैसे लेके चलना है आपको। रीजनिंग की डेली आपको पजल होनी चाहिए आपकी 7 to 8 पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको करना है एक एक सेट, 1 सेट लगाना होता है डेली आपको। एक सेट आपको लगाना है कोडिंग डिकोडिंग का, एक सेट ऐसे ही आपको लगाना होगा ब्लड रिलेशन का, ठीक है। इस तरीके से एक सेट आपको लगाना होगा डायरेक्शन डिस्टेंस का, इस तरीके से एक सेट आपको लगाना होगा इनइक्वालिटी का, इस तरीके से एक ही सेट आपको लगाना होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग का, ठीक है। और फिर इस तरीके से एक सेट आपको जो और भी मिसलिनियस 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, 1 लाइनर जो आते हैं ना, पेयर निकाल के बता दो या इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया, इस तरीके से। फिर आपको एक ही सेट लगाना होगा नंबर सिस्टम जो आता है, नंबर सिस्टम पॉइंट वाला नहीं, नंबर सिस्टम रीजनिंग वाला जो आता है, नंबर को अरेंज करके जो दे देते हैं आप, लाइक 3 नंबर का 3 डिजिट के जो नंबर्स देते हैं आपको 5-6, और उसमें आपसे इधर उधर करवा के वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इस तरीके से। और ऐसी ही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो एक एक सेट। अब देखो दोस्तों, ये आपको लग रहा होगा कि अरे यार इतना सारा और आएगा, ये कंटेंट कहाँ से आएगा भाई, कंटेंट कहाँ है इतना। तो कंटेंट की आपको जो प्रॉब्लम रहती है ना, वो आप कभी सॉल्व नहीं कर पाते, और मैं बताता हूँ तो उस चीज को कभी फॉलो नहीं करते भाई। कंटेंट कहीं नहीं है, कंटेंट है मॉक टेस्ट। ऐसा कौन सा मॉक टेस्ट होगा जिसके अंदर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं होगा, डायरेक्शन डिस्टेंस का नहीं होगा, इनइक्वालिटी का नहीं होगा, और एक चीज और रह गई है सबसे इंपॉर्टेंट, सिलॉजिज्म। सिलॉब्स और रह गए हैं, तो सिलॉजिज्म। तो ऐसा कौन सा मॉक टेस्ट होगा जिसके अंदर सिलॉजिज्म नहीं मिलेंगे आपको। ये सारे टॉपिक मिलते तो हैं आपको मॉक टेस्ट के अंदर, सिर्फ वो एक सेट का मतलब होता है 2 या 3 क्वेश्चन या 4 या 5 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन उसके अंदर हो। तो हर मॉक टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस मिलते हैं, सिर्फ 5 पजल होती हैं और ये क्वेश्चन मिलते हैं। आप वो 4 से 4 पजल सॉल्व करो और ये सारे क्वेश्चन लगाओ, और फिर अगला मॉक टेस्ट खोल लो सिर्फ पजल के लिए, क्योंकि आपने मिसलिनियस तो लगा लिया उस मॉक टेस्ट के अंदर, मिसलिनियस आपका कंप्लीट हो गया। और फिर आप अगला मॉक टेस्ट सिर्फ पजल के लिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा पजल बनानी है 4 के अलावा 4 और बनानी है, तो आप अगला और मॉक टेस्ट ओपन कर लो इस तरीके से।
तो ये चीज आपको करनी है इसके अंदर, क्योंकि बिकॉज आपको देखो पता नहीं कौन सा टॉपिक आपकी शिफ्ट में कौन सा टॉपिक आ जाए, तो आपको हर टॉपिक में स्ट्रांग होना होगा। और हर टॉपिक में स्ट्रांग तभी हो सकते हो जब डेली उसका कम कंटेंट प्रैक्टिस करो, कम कंटेंट लेकिन उसे डेली कर रहे हो, तो सारी गलतियां भी सुधरेंगी और वो टॉपिक ऐसा हो जाएगा बहुत स्ट्रांग। तो ये रीजनिंग की आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। देखो रीजनिंग में जिनकी पजल स्ट्रांग नहीं होगी उनको थोड़ा 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग सकता है, बट इसके लिए 1 आवर या 1 आवर 20 मिनट्स और ऐड कर लो इसके अंदर, इतना बहुत है प्रैक्टिस करने के लिए। बट आप सोर्स के पीछे ना भाग के फटाफट मॉक टेस्ट ओपन करें, अपना एक दिन पहले डिसाइड कर लें कि हमने इस तरीके से रीजनिंग में ये अटेम्प्ट करना है, दैट्स इट। इसका फाइनल हो गया रीजनिंग का। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश और रह गया है, तो इंग्लिश देखो बहुत बड़ा मिथ रहता है बच्चों का काफी, कि इंग्लिश भाई नहीं हो पाती है, इंग्लिश नहीं हो पाती है। अब इंग्लिश में बहुत डर भी रहता है। अब देखो इंग्लिश के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत की जगह आप एक चीज पर फोकस कर लो ना, आप रीडिंग पर। तो देखो रीडिंग भी आपको इतनी जल्दी फायदा नहीं देती है, हर चीज बहुत धीरे धीरे फायदा देती है। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हो या ऑब्वियसली जिम जाते हो, तो बॉडी एकदम से तो नहीं बन के आती है। आप मसल गेन करने में या वेट गेन करने में टाइम तो लगता है, समय तो लगता है। इसी तरीके से अब जब हमें पहले हैबिट नहीं थी रीडिंग करने की और हमने हैबिट बनाई, तो हमें इंग्लिश का कंटेंट कंज्यूम करने में धीरे धीरे स्पीड आती है और धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जैसे मेरी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मुझे कभी पैसेज ही समझ नहीं आता, अब मैं रीडिंग भी नहीं करता हूँ, मुझे रीडिंग करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो कुछ भी कोई सा भी पैसेज दे दो, डीप अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाती है। और वोकैब पे थोड़ा सा काम, ज्यादा नहीं, ज्यादा वोकैब ऐसे रटनी नहीं होती है, बहुत टफ टफ वर्ड्स पढ़ने लग जाओ। अब ये वोकैब आनी इस टाइम बंद हो गई है, सिर्फ वो फोकस करते हैं आपकी रीडिंग एबिलिटी पे। वोकैब इतनी नहीं आती है। अब मेंस के एग्जाम आप एनालाइज भी कर लेना इंग्लिश में, इंग्लिश को बहुत आसान दिया जाता है, बल्कि एसबीआई पीओ में भी और एसबीआई क्लर्क में भी देखने आपने देखा होगा इंग्लिश ही सबसे ज्यादा आसान आई थी। तो वोकैब पे भी थोड़ा थोड़ा वर्क करो। तो रीडिंग वोकैब ये दोनों चीजें तो आपको साइड में रखनी है, ये दोनों चीजें तो आपको साइड में रखनी है। आप प्रैक्टिस में देखो क्या क्या करना है। प्रैक्टिस में आपको देखो डेली आपका जो आने वाले टॉपिक है वो डेली होने चाहिए। एक तो आरसी, एक आरसी आप डेली रखो, एक पैराजम्बल डेली रखो, ठीक है, एक क्लोज टेस्ट डेली रखो, और बाकी 10 एरर डिटेक्शन डेली, देन 10 आपके फिलर्स हो गए। फिलर्स में डबल फिलर्स रखना आप, डबल फिलर्स काफी ज्यादा पूछते हैं। फिर 10 आपके रिप्ले सेंटेंस करेक्शन हो गया, सेंटेंस करेक्शन जो आता है हो गया। और फिर आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, इसके 5 क्वेश्चंस। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ये आपको पता होंगे बहुत सारे, लाइक वर्ड स्वैप हो गया, मैच द कॉलम बहुत ज्यादा फेवरेट रहता है इनका, मैच द कॉलम, सही है। ये क्वेश्चन ये होगा, ये होगा। अब इतने सारे टॉपिक है, आप क्या करो, देखो आप ना 1 आवर लेके चलो कि हमने 1 आवर प्रैक्टिस करनी है, और 1 आवर में आप एक आरसी कर रहे हो, एक पैराजम्बल, एक क्लोज टेस्ट, 10 रिडक्शन, 10 डबल फिलर्स, ये आपके पास हो गए, सही है, आपने ये कर लिया। उसके बाद आपके पास आपके ये टॉपिक हो नहीं पाए, तो आप क्या करो, नेक्स्ट डे एक दिन दो दो टॉपिक लेके चलो। एक दिन मतलब आपने आप आज 10 सेंटेंस करेक्शन किए और आपने 10 क्वेश्चन किए किसके, वर्ड स्वैप के, तो 10 क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन, 10 क्वेश्चन वर्ड स्वैप। तो अगले दिन आप क्या करोगे, 10 क्वेश्चन मैच द कॉलम कर लोगे और 5 क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट कर लोगे। ये फ्रेज रिप्लेसमेंट है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना ना, फ्रेज रिप्लेसमेंट। जल्दी जल्दी में राइटिंग भी थोड़ी साफ नहीं आ रही है। तो इस तरीके से अगले दिन दो दो टॉपिक उठा लो। आप एक दिन सारे टॉपिक नहीं उठा पा रहे हो तो दो दो टॉपिक उठा लो इनमें से, ये तो कंपलसरी है आपका, देखो ये टॉपिक तो कंपलसरी रहेंगे। इतना जो जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ना, ये टॉपिक कंपलसरी है, ये टॉपिक तुम लीव नहीं कर सकते हो कोई सा भी। एक आरसी, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, फिलर्स, तो ये लीव नहीं कर सकते हो। बाकी जो सॉरी इसके अंदर ये इंक्लूड और करो यार, सेंटेंस करेक्ट, एरर डिटेक्शन और सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो ये आप बिल्कुल लीव नहीं कर सकते हो। बाकी जो आपके टॉपिक्स है ना, वो आप डेली 5 क्वेश्चन दो दो टॉपिक के उठा लिया करो। फिर जैसे मैंने एक दिन उठाया मैच द कॉलम और वर्ड स्वैप, फिर अगले दिन मैं मैच द कॉलम वर्ड स्वैप नहीं उठाऊंगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट उठा लूंगा, या जो मिसस्पेल्ड वर्ड आते हैं वो वाला टॉपिक उठा लूंगा। इस तरीके से उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो ये इस देखो इन टॉपिक्स के लिए प्रीलिम्स की मैंने बुक भी बता रखी है, बहुत बार बताई है हर वीडियो में, जब भी मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी लेके आता हूँ बुक के बारे में जरूर बताता हूँ। आर्यहन की बुक है वो, आर्यहन की बुक है,
उसमें सॉल्ट पेपर ऑफ 20 ईयर्स के नाम से है, सॉल्ट पेपर्स, अरिहंत सॉल्ट पेपर्स। और आगे आप डाल दोगे SBI PO या UPS PO, तो आपको वो बुक आ जाएगी अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पर, ऐसे सर्च करके। एक तो उसका जो पहला एडिशन था उसका ग्रीन कलर का कवर है, और जो नया एडिशन है उसका कवर चेंज हो गया है। और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की हुई है, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। तो ये आपका इंग्लिश का रहना चाहिए डेली। तो आपके अगर टोटल टाइम निकाला जाए तो आपको प्रीलिम्स के लिए लगभग 3 से 4 आवर देने की इस टाइम जरूरत पड़ रही है। तो 3 से 4 घंटे आप प्रीलिम्स को आराम से दे सकते हो। बचे हुए टाइम में आपको मेंस का बिल्कुल ऑब्वियसली, जिनका प्रीलिम्स अभी नहीं हो रहा है और जिनको प्रीलिम्स पे अच्छा फोकस करने की जरूरत है, तो दे सकते हो आप 3 से 4 घंटे आराम से। और फिर मेंस की तैयारी भी आप 1-1 घंटा कर सकते हो। वो मेंस फिर टाइम जो मैनेजमेंट आपको करना होगा वो मैं बिल्कुल उसकी वीडियो लेके आने वाला हूँ, टाइम मैनेजमेंट की, किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। जब वो वीडियो आप देखोगे तो आराम से प्रीलिम्स और मेंस दोनों मैनेज कर लोगे। तो दैट इज द स्ट्रेटेजी दोस्तों, जो आपको हर सब्जेक्ट के लिए इस टाइम फॉलो करनी है। इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट बहुत ही प्रॉपर वे में मैंने बताया आपको किस तरीके से, कहाँ से और क्या क्या कितना रिक्वायर्ड करना है। आपने ये कर लिया ना, यही मेरा रहता है, और यही चीज करके मैं अब एग्जाम क्लियर मैंने किए भी हैं और इन फ्यूचर अब करने भी वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुए थे तो ऑब्वियसली मेरे आगे वाले प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बैड लक एक बार होता है, 2 बार होता है, हर बार नहीं होता है। तो ये चीज है दोस्तों, बिल्कुल करना। आप ये इस तरीके से ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करो और इस शेड्यूल से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। और आप बच्चों से भी पूछ सकते हो, लाइक बहुत से बच्चे मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज करते हैं, हालांकि मैं उनके स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर शेयर नहीं करता हूँ कि उनको शेड्यूल से कभी फायदा हुआ नहीं हुआ। पर्सनली भी मैंने बहुत बच्चों को ये रिकमेंड किया हुआ है, बताया हुआ है, और वो जब जेन्युइनली फॉलो करते हैं फिर वो मुझसे बताते हैं कि हाँ एक्चुअल में अब कॉन्फिडेंस आ रहा है टॉपिक के अंदर भी, स्पीड भी बढ़ रही है। तो आप ये चीज फॉलो करो, बिल्कुल स्पीड भी बढ़ेगी, बस मन लगा के काम करते रहो, दैट्स इट। सो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। यही चीज आपको बस करनी है और कुछ नहीं करना है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।